नमस्कार। आज हम कुछ हालिया सुर्खियों की चीर-फाड़ करने जा रहे हैं। हमारे पास 15 दिसंबर 2025 की कुछ खबरें हैं, पर एक ट्विस्ट के साथ। आज का मकसद सिर्फ खबरें जानना नहीं है। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक खबर एक यूपीएससी सवाल बन जाती है। कहाँ पर परीक्षक आपको फंसाने की कोशिश करता है, वो कौन से शब्द हैं। तो चलिए इस दिमागी कसरत को शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग है। ये सवाल सिर्फ याददाश्त का टेस्ट नहीं होते, बल्कि ये देखते हैं कि आप जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देख पाते हैं या नहीं। आज हम यही देखेंगे कि खबरों के पीछे सरकार की सोच क्या है और क्या पैटर्न उभर कर आ रहे हैं। तो पहला सवाल शिक्षा क्षेत्र से है। विकास भारत शिक्षा शिल्प विधेयक 2025। ये काफी चर्चा में है। इसका पहला कथन तो सीधा लगता है कि यह बिल यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई इन तीनों को मिलाकर एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बना देगा। हाँ, और यहीं से हमारा पहला कीवर्ड निकलता है, एकीकरण। मतलब अलग-अलग संस्थाओं की जगह एक बड़ी और शक्तिशाली संस्था। ये एक बड़ा प्रशासनिक सुधार है, जिसका मकसद है लाल फीताशाही कम करना और संस्थानों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना। अच्छा, तो ये एक पैटर्न है। ये तो हुई प्रशासनिक बात, लेकिन इसमें एक और पॉइंट है जो चौंकाने वाला है। जहां 1956 के यूजीसी एक्ट में जुर्माना सिर्फ 1000 रुपए था, ये नया बिल उसे बढ़ाकर सीधे 10 करोड़ तक ले जा रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा जंप है। 1000 रुपए से सीधे 10 करोड़। क्या इतना भारी जुर्माना छोटे संस्थानों के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर देगा? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, सरकार का इरादा यहाँ एक साफ सिग्नल देना है। वो कह रही है कि अब नियमों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, गुणवत्ता और जवाबदेही पर कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, छोटे संस्थानों पर इसका असर हो सकता है, लेकिन शायद इसके लिए कोई ग्रेडेड पेनाल्टी का प्रावधान हो। पर मूल संदेश है, अब नियमों को सीरियसली लेना होगा। समझ गया। लेकिन इसी बिल का एक तीसरा कथन है जो मेरे थोड़ा अजीब लगा। उसमें लिखा है कि इस नई रेगुलेटरी काउंसिल के पास फीस को रेगुलेट करने की शक्ति नहीं होगी। एक मिनट, कोई रेगुलेटर जो फीस ही रेगुलेट ना करे, ये तो किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के मुख्य कामों में से एक होता है ना? और आपने उस जाल को पकड़ लिया जहां 90% लोग फंसते हैं। सोर्स ठीक इसके उलट कहता है, काउंसिल के कामों में फीस स्ट्रक्चर का रेगुलेशन साफ साफ शामिल है। अच्छा। सवाल बनाने वाले ने बस एक शब्द नहीं जोड़कर पूरे कथन को गलत बना दिया। ये एक क्लासिक ट्रैप है। तो सही जवाब हुआ कि केवल पहले दो कथन सही हैं। बिल्कुल। वाह, तो परीक्षक ने तीनों बातें पूछ ली। क्या बदल रहा है, कितना बदल रहा है, और एक झूठी जानकारी देकर कि क्या नहीं बदल रहा है। ये तो पूरा 360 डिग्री अटैक है। बिल्कुल, यही इस खेल का मजा है। चलिए अब साइबर सुरक्षा की दुनिया में चलते हैं। अगला सवाल सहयोग पोर्टल के बारे में है। हाँ, और यहाँ भी हमें वही एकीकरण वाला पैटर्न दिखेगा, लेकिन इस बार सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच। सहयोग पोर्टल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के तहत काम करता है, जो खुद गृह मंत्रालय के अधीन है। ये दिखाता है कि सरकार अब साइबर अपराध को सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मान रही है। ठीक है, तो ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। हाँ, लेकिन असल में ये काम कैसे करता है? मतलब मान लीजिए मैं व्हाट्सएप हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई लिंक खतरनाक है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि सरकार के पास खतरनाक लिंक्स, ऑनलाइन धोखाधड़ी या गैर कानूनी कंटेंट का एक डेटाबेस होता है। ये पोर्टल एक तरह की एपीआई की तरह काम करता है, जिससे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां ये चेक कर सकती हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर शेयर हो रहा कोई लिंक उस सरकारी डेटाबेस में फ्लैग किया हुआ है या नहीं। अगर है तो वो उसे ब्लॉक कर सकती हैं। अच्छा, तो ये रियल टाइम सहयोग है। जी। तो अब सोशल मीडिया कंपनियां सिर्फ सरकार के आदेश का इंतजार नहीं करेंगी, बल्कि खुद भी सक्रियता से जांच कर सकती हैं। ये तो गेम चेंजर है। लेकिन क्या इसका दायरा सिर्फ बैंकिंग फ्रॉड तक ही सीमित है? नहीं, और यहीं पर परीक्षक ने दूसरा जाल बिछाया है। सवाल के एक कथन में विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र के लिए जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। ये एक और रेड फ्लैग है। सोर्स साफ कहता है कि ये पोर्टल ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, गैर कानूनी कंटेंट और कई तरह के साइबर अपराधों को कवर करता है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो यहाँ भी वही ट्रिक है, एक शब्द केवल या विशेष रूप से जोड़कर कथन के दायरे को सीमित कर दिया गया, जो कि गलत है। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं।
बीमा अधिनियम 1938 में प्रस्तावित संशोधनों में समग्र लाइसेंस या कंपोजिट लाइसेंस की बात हो रही है। ये क्या है? ये बीमा क्षेत्र का एक बहुप्रतीक्षित सुधार है। अभी तक भारत में नियम यह था कि जो कंपनी जीवन बीमा मतलब लाइफ इंश्योरेंस बेचती है वो सामान्य बीमा नहीं बेच सकती थी। मतलब जैसे कार या घर का बीमा। हाँ, दोनों के लिए अलग अलग कंपनियां बनानी पड़ती थी। अच्छा, तो मतलब पहले आपको सब्जी के लिए एक दुकान, दूध के लिए दूसरी और राशन के लिए तीसरी दुकान जाना पड़ता था, और अब सब कुछ एक ही सुपरमार्केट में मिल रहा है। आपकी उपमा बिल्कुल सटीक है। समग्र लाइसेंस का मतलब ही यही है। अब एक ही बीमा कंपनी जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य तीनों तरह की पॉलिसी एक ही छत के नीचे बेच सकेगी। तो इससे ग्राहकों और कंपनियों दोनों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। निश्चित रूप से कंपनियों की लागत कम होगी और ग्राहकों को भी वन स्टॉप शॉप का अनुभव मिलेगा। तो सवाल के बाकी विकल्प जैसे कि विदेशी कंपनियों को सरकारी बैंकों से पार्टनरशिप करनी होगी या LIC का एकाधिकार होगा, ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हैं। बिल्कुल, यह सवाल सीधे तौर पर एक बड़े नीतिगत बदलाव के परिणाम के बारे में पूछ रहा है, न कि सिर्फ कानून की किसी छोटे-मोटे प्रावधान के बारे में। ठीक है, तो आधुनिक वित्त से हटकर अब सीधे प्राचीन भारत की ओर चलते हैं। ये हफ्ते की मेरी पसंदीदा खबर है, स्टिच्ड शिप प्रोजेक्ट। एक जहाज जिसे कीलों से नहीं बल्कि रस्सियों से सिला गया है। ये इतिहास, तकनीक और कूटनीति का एक अद्भुत संगम है और यहाँ भी परीक्षक के लिए जाल बिछाने की बहुत अच्छी गुंजाइश है। सबसे पहले तो उस क्लासिक ट्रैप की बात करते हैं जो 90% लोग करेंगे, अजंता बनाम एलोरा। हाँ, मैंने भी इस पर ध्यान दिया। सवाल के कथन में कहा गया है कि जहाज का डिजाइन एलोरा की गुफाओं की पेंटिंग पर आधारित है। दोनों ही महाराष्ट्र में है, दोनों ही विश्व धरोहर स्थल हैं, तो भ्रमित होना बहुत आसान है। और यही गलती है। सोर्स स्पष्ट रूप से कहता है कि डिजाइन अजंता की गुफाओं में मिली 5वीं शताब्दी की एक पेंटिंग पर आधारित है, एलोरा की नहीं। अच्छा, ये छोटी सी डिटेल सही और गलत जवाब के बीच का फर्क तय कर देती है। वही तो मैं सोच रहा था। कीलें तो ज्यादा मजबूत होती होंगी, रस्सियों से क्यों? क्योंकि ये तकनीक जहाज को जबरदस्त लचीलापन देती थी। अगर जहाज किसी चट्टान या छिछले पानी में फंस जाता तो कीलों से बना जहाज टूट सकता था, लेकिन ये सिला हुआ जहाज मुड़ जाता था और नुकसान कम होता था। कमाल है। ये उस समय की एक बहुत ही उन्नत तकनीक थी और अब भारतीय नौसेना इसी तकनीक से एक जहाज बनाकर उसे ओमान तक ले जा रही है। ओमान तक? तो इसका मकसद सिर्फ पुरानी तकनीक को जिंदा करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये मैरिटाइम डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये भारत और ओमान के बीच हजारों साल पुराने समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि इतिहास और दोस्ती का एक तैरता हुआ प्रतीक है। कमाल है। तो हमारा आखिरी सवाल पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जुड़ा है। महाक्राइम OS नाम ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। और इसका काम भी कुछ वैसा ही है। ये महाराष्ट्र पुलिस और माइक्रोसॉफ्ट की एक संयुक्त पहल है। यहाँ फिर से हमें सार्वजनिक निजी भागीदारी का मॉडल दिख रहा है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI टूल है जो अपराध की जांच में लगने वाले समय को नाटकीय रूप से कम कर देता है। कैसे? क्या ये भविष्य बताता है? भविष्य तो नहीं, लेकिन ये वर्तमान में छिपे पैटर्न को ढूंढ निकालता है। इसे ऐसे समझिए कि पहले पुलिस के पास हजारों पन्नों की एक किताब होती थी जिसमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शंस होते थे और उन्हें उसमें से किसी एक संदिग्ध का नाम या नंबर ढूंढना होता था। इसमें महीने लग जाते थे। अब AI एक Ctrl+F की तरह काम करता है जो सेकंडों में उस किताब के हर पन्ने को छानकर सही जानकारी और कनेक्शन सामने रख देता है। ये तो वाकई गेम चेंजर है। मतलब जो काम महीनों में होता था वो अब मिनटों में हो रहा है। हाँ, लेकिन क्या ये सिर्फ साइबर क्राइम के लिए है? इसका नाम महाक्राइम OS बहुत डिजिटल साउंड करता है। ये एक और संभावित फंदा है। सवाल का एक कथन कहता है कि ये केवल साइबर सुरक्षा के लिए है और जैसा हमने पहले देखा, केवल शब्द एक बड़ा खतरे का संकेत होता है। सही बात है। सोर्स हमें बताता है कि ये नशीले पदार्थों के नेटवर्क, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अन्य कई तरह के भौतिक अपराधों को सुलझाने में भी उतना ही कारगर है। अच्छा, तो इसका दायरा सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो इन सभी सवालों को देखने के बाद एक बड़ी तस्वीर उभर रही है। शिक्षा और बीमा में बड़े संरचनात्मक सुधार, साइबर सिक्योरिटी और पुलिसिंग में तकनीकी हस्तक्षेप और हमारी समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए कूटनीतिक पहल। और इन सब के पीछे दो बड़े पैटर्न साफ दिख रहे हैं। पहला, एकीकरण,
चाहे वो शिक्षा नियामक हो या बीमा लाइसेंस, बिखरी हुई चीजों को एक साथ लाना। और दूसरा, साझेदारी, खासकर सरकार और निजी क्षेत्र के बीच, ताकि टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सके। जैसे हमने सहयोग और महाक्राइम ओएस में देखा। हाँ, हर जगह सिस्टम को ज्यादा कुशल और सुव्यवस्थित बनाने पर जोर है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जिस रफ्तार से एआई अब पुलिसिंग और शासन का हिस्सा बन रहा है, भविष्य के सिविल सेवकों के लिए असली चुनौती क्या होगी? चुनौती सिर्फ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं होगी। असली चुनौती तब आएगी जब एआई गलत हो, जब उसका डाटा पक्षपाती हो। तब एक प्रशासक का असली इम्तिहान तकनीकी कौशल का नहीं, बल्कि नैतिक विवेक का होगा। और इस सवाल का जवाब आज की इन नीतियों में ही कहीं छिपा है।